हेलो फ्रेंड्स, 6 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 7 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है 5 अरब पावर्स सीवियर टाइज विथ कतर। तो कतर जो अरब नेशन ही है यहाँ पे, तो इसके साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरेन और इजिप्ट ने अपने टाइज साइमल्टेनियसली कट कर दिए। इवन येमेन और मालदीव ने इसके साथ टाइज कट किए हैं। तो ये कतर नेशन के साथ टाइज इसलिए कट किए गए हैं, मतलब डिप्लोमेट्स को यहाँ से बुला लिया गया है, यहाँ के डिप्लोमेट्स को, कि कतरी नेशनल्स को भी रीजन छोड़ के जाना होगा इनके। तो 2 हफ्ते का अराउंड टाइम दिया गया है ऐसे। तो ये स्टेप्स इसलिए ले गए हैं, रीजन दिया गया है कि कतर टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है, इसलिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। कतर यह कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि सऊदी अरेबिया भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, और सेम चीज है कि कतर भी करते हैं। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स है उनको यहाँ सपोर्ट दिया जाता है। और ये सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट यहाँ पे यमन में भी वॉर फाइट कर रही है, यमनी वॉर चालू है। तो यमन नेशन आप देख सकते हैं यहाँ है, तो ये यमन है। तो यहाँ पे ये रीजन में आइसिस, इस्लामिक स्टेट ने भी काफी रीजन को कंट्रोल कर लिया है। हौथी रिबेल्स यहाँ कंट्रोल कर रहे रीजन को। तो इनके अगेंस्ट यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने भी वॉर डिक्लेयर किया है, और ये वॉर में भी कतर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी। तो अब कतर गवर्नमेंट को ये वॉर से भी सपोर्ट के लिए उनको हटा दिया गया है, वो कोलिशन के में पार्ट नहीं हो गए, ये भी सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर किया है। और मेनली जो पॉइंट था कि कंसर्न जो था वो ये था कि जो ये कतर गवर्नमेंट है वो मुस्लिम ब्रदरहुड करके ग्रुपिंग है यहाँ पे इजिप्ट में, उनको सपोर्ट करती है। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड के सपोर्ट से इवन मोहम्मद मोर्सी यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे इजिप्ट में, पर बाद में उनको यहाँ पे से हटा दिया गया। तो वो नहीं चाहते, कतर गवर्नमेंट वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते, ये उनको पसंद नहीं है। इवन गाजा स्ट्रिप में, पैलेस्टीन रीजन में, गाजा स्ट्रिप में ये हमास ग्रुप है, तो हमास ग्रुप को भी कतरी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके मिलिटेंट विंग भी है, आर्म्ड विंग भी है। तो इनको कई कंट्रीज यहाँ पे फिर उनको टेररिस्ट ग्रुप्स भी मानते हैं। तो इसीलिए ये स्टेप लिया गया है, ऐसे क्लेम किया जा रहा है। पर मेनली जो कंसर्न है वो ये है कि कतर ईरान को सपोर्ट करती है, और सऊदी अरेबिया और ईरान दुश्मन है। जैसे हिस्टोरिकल एनिमीज कहा जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है, वैसे ही सऊदी अरेबिया और ईरान का रिलेशन है। सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है और ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड है। तो ये सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इन दोनों नेशंस के बीच में है, और कतर गवर्नमेंट ईरान को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहा जाता है कि एक्चुअली जो ये एक्शन कतर के अगेंस्ट लिया गया है, ये एक्चुअली कतर के अगेंस्ट नहीं, कतर तो सिर्फ आगे है, बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे एक्चुअली ईरान है। तो ईरान को टारगेट करते हुए ये एक्शन लिया गया। इवन जो ये एक्शन का फ्लैश पॉइंट था, मतलब जो ट्रिगर था कि ये एक्शन लिया गया, तो इसलिए था क्योंकि कतर की जो न्यूज एजेंसी है अल जजीरा, काफी फेमस न्यूज एजेंसी है ये, तो ये कतरी गवर्नमेंट इसको रन करती है। तो ये स्टेट रन न्यूज एजेंसी ने रिसेंटली कमेंट्स ये क्या कहते हैं, कमेंट्स रन किए थे, जिसके अंदर कतरी रूलर ने एंटी ईरान सेंटिमेंट्स को क्रिटिसाइज किया था कि एंटी ईरान स्टैंड्स क्यों लिए जा रहे। तो इसके ऊपर सऊदी अरेबिया बिगड़ गई, और इसीलिए ये कहा जाता है ये स्टेप अब लिए गए। कतर इंपॉर्टेंट नेशन है। इवन 2022 फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में यहाँ पे होस्ट होने वाला है। इवन यूएस का इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस यहाँ कतर में लोकेटेड है। तो ये सब तो फैक्ट्स है ही। कतर इवन बिगेस्ट एक्सपोर्टर है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। कतर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है कतर नेशन में। तो यहाँ पे 1,29,700 अ ईयर पर कैपिटा इनकम है ये कंट्री की। तो वही है इनका सोवरेन वेल्थ फंड भी आप देख सकते हैं, $335 बिलियन एसेट्स है इनके पास इन सोवरेन कैपिटल वेल्थ फंड्स एज सच। तो ये इंपॉर्टेंट नेशन है। इवन इस जो बैन लगाया गया, ये टाइज कट किए गए, उसमें इवन ये भी कहा गया है कि कतरी एयरलाइंस भी, प्लेन्स भी उनके एयर स्पेस में फ्लाई नहीं कर सकती, वहां पे उनके एयरपोर्ट्स पे हॉल्ट नहीं कर सकती। तो इतना सीवियर टाइज ब्रेक किया गया साइमल्टेनियसली बाय ऑल दीज कंट्रीज। तो ये न्यूज में है। और ये अल जजीरा भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, स्टेट ओन्ड सैटेलाइट चैनल है। तो फिर यहाँ पे ये नेशंस दिखाए गए हैं। ये इजिप्ट, जो ये इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, कतर यहाँ लोकेटेड है, दोहा कतर का कैपिटल है। फिर ये यूएई, बहरेन, तो ये नेशंस ने यहाँ पे, इवन ये आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का रीजन है, यहाँ पे भी कतर को अक्यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और अनरेस्ट ला रहे नेशन में। तो इसीलिए ये स्टेप्स लिए गए। और ईरान यहाँ लोकेटेड है।
फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया सक्सेसफुली फायर्स हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, GSLV Mark 3 D1 ये लॉन्च की गई है। ये इंडिया की हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इस पे जो सैटेलाइट लॉन्च की गई वो है GSAT-19 जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट KU बैंड्स है, इधर हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाएगी। प्लस इसके ऊपर और एक पेलोड है, वो ये है ग्रास्प। तो ये है जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो ग्रास्प पेलोड है ये मॉनिटर करेगा, स्टडी करेगा चार्ज्ड पार्टिकल्स को कि क्या इनका नेचर है, चार्ज पार्टिकल्स का जो स्पेस में होते हैं, और ये स्पेस रेडिएशन कैसे सैटेलाइट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो ये ग्रास्प पेलोड भी साथ में है इस GSAT-19 पे। GSAT-18 सैटेलाइट बाद में लॉन्च किए जाने वाली है, ये 3.3 टन सैटेलाइट है। GSAT-19 हमने देखा है 3.136 मतलब टन, मतलब 3136 kg। तो ये 4 टन कैटेगरी में सैटेलाइट आ रही है। तो हमने GSLV Mark 3 जो क्रायोजेनिक स्टेज है उसका थर्ड स्टेज, उस वजह से हमने यहाँ पे कैपेबिलिटी लाई है कि हम 4 टन सैटेलाइट्स भी अब लॉन्च कर सकते हैं। पहले ये कैटेगरी के सैटेलाइट्स हम बाहर से लॉन्च करवाते थे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सर्विसेज लेते थे। अरायन रॉकेट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, वो फ्रेंच गुयाना, जो फ्रेंच गुयाना रीजन है इन साउथ अमेरिका, वहां से ये लॉन्चेस किए जाते थे। तो ये अब लॉन्च हम इंडिजीनियसली भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक लॉन्च हो चुका है तो हमारी लॉन्च व्हीकल यूज हो चुकी है। तो अब ये GSAT-18 हमको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट है और हम ये लॉन्च करना चाहते हैं। तो GSAT-18 अभी अरायन रॉकेट से ही लॉन्च की जाएगी थोड़े दिनों में। तो ये GSAT-18 मतलब बाद में की जा रही है, GSAT-19 हमने ऑलरेडी अभी लॉन्च कर दी। और एक भी सैटेलाइट 5.8 टन सैटेलाइट है, वो भी हम यहाँ से लॉन्च करेंगे। तो ये जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो कंट्रीज मास्टर करती है वही ये हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है। तो इंडिया अब 6th कंट्री बन गई जिसके पास ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। तो हमने ये इंडिजीनियसली डेवलप की है। रशिया हमको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहते थे, लेकिन यूएसए ने इसको रिस्ट्रिक्शंस लाया क्योंकि डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस टू। तो इसीलिए सिविल पर्पसेस मतलब पीसफुल और मिलिट्री दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लाए गए, रशिया को अलाउ नहीं किया गया। तो हमने रशिया टेक्नोलॉजी स्टडी करके हमने खुद से बनाने की कोशिश की क्रायोजेनिक इंजन। तो हमने इंडिजीनियसली भी अभी बनाई है। तो मतलब पहले तो रशियन मॉडल के पेज थी, अब हमने इंडिजीनियसली कंप्लीटली एक क्रायोजेनिक इंजन बनाई है जो इसरो क्लेम कर रहा है, जो GSLV Mark 3 में हमने यूज की है। तो कंप्लीटली इंडिजीनियस है। तो इंडिया अब 6th नेशन है जिसने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मास्टर किया है, आफ्टर USA, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जापान। तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी हम देखेंगे। तो ये 3 जून की जो कीवर्ड्स की फाइल थी उसके अंदर ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन एक्सप्लेन किया गया है। तो क्रायोजेनिक बेसिकली जो क्रायोजेनिक टर्म होता है उसका मतलब है वेरी लो, क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स होते हैं वेरी लो टेम्परेचर्स, मतलब -183 डिग्री सेल्सियस -243 डिग्री सेल्सियस, इतना लो टेम्परेचर जो होता है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। तो ये वेरी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो इंजन होते हैं रॉकेट इंजन, उनके अंदर फ्यूल कैरी जो होता है, फ्यूल कैरी करना पड़ता है। तो वो फ्यूल गैस फॉर्म में अगर है तो गैस फॉर्म में उनको यहाँ पे हाई मास फ्लो रेट चाहिए। तो वो मास फ्लो रेट अगर गैस का हाई चाहिए तो उसके लिए गैस को प्रेशराइज करना पड़ता है। तो प्रेशराइज गैसेस अगर आप कैरी करोगे तो काफी जगह भी लेते हैं और काफी स्पेस लिया जाता है उससे, तो इसलिए ये काफी हैवी हो जाता है और इस वजह से फिर आप सैटेलाइट्स कैरी नहीं कर पाते। तो पेलोड की जगह कम हो जाती है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो होते हैं वही हैवी हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि ये फ्यूल जो रॉकेट्स में फ्यूल होते हैं और ऑक्सीडाइजर होता है, तो या तो फ्यूल या ऑक्सीडाइजर या दोनों, इनको वेरी लो टेम्परेचर पे, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे लाया जाता है। तो वेरी लो टेम्परेचर में इनको लिक्विफाई किया जाता है। तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में जब ये गैसेस होते हैं तो यहाँ पे मास फ्लो रेट भी हमको रिक्वायर्ड जो है वो भी मिल सकती है और इसको कंप्रेस भी किया जाता है ताकि आप पेलोड हैवी पेलोड्स कैरी कर सको। तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक फ्यूल्स होता है और वो क्रायोजेनिक इंजन होनी चाहिए जो इस फ्यूल को यूज कर सके। तो वो हमने इंडिजीनियसली अब डेवलप की। तो ये हमने यहाँ देखो CE 7.5 क्रायोजेनिक इंजन थी जो इसरो ने डेवलप की। तो ये रशियन मॉडल पे बेस्ड थी। उसके बाद जो नई हमने बनाई है हाई थ्रस्ट इंजन CE-20, तो ये क्रायोजेनिक इंजन कंप्लीटली हमने बनाई है खुद से। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है
DGMOs डिस्कस LOC सिचुएशन, तो ये है डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये DGMOs इंडिया के और पाकिस्तान दोनों के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। यहाँ पे हॉटलाइन मेंटेन्ड है, मतलब आप कभी भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर रिक्वेस्ट की जाए तो इस बार पाकिस्तान साइड से रिक्वेस्ट आई थी और पाकिस्तान ने जो इशू रेज किया वो था अबाउट एलिजेड किलिंग ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस को मारा जा रहा है अक्रॉस दी LOC। तो ये पॉइंट के ऊपर इशू रेस किया गया था जो पाकिस्तान का आर्मी के थ्रू। तो यहाँ पे इंडियन DGMO ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया कि ऐसा स्टेप इंडियन आर्मी नहीं ले सकती, ये सिविलियन कंट्रोल्ड आर्मी है, तो वो सिविलियंस के अगेंस्ट वो एक्शन ऐसे नहीं लेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के एक्शंस के ऊपर, इंटेंशंस के ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी बेस्ड है। अगर उनके एक्शंस और इंटेंशंस होंगे कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करे और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ले लोग यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में घुसते टेररिस्ट वगैरह, तो अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो पीस ट्रैंक्विलिटी नहीं आ सकती बॉर्डर्स पे। तो ये पॉइंट भी स्ट्रांगली पुट अक्रॉस किया गया। तो ये है, तो रूटीन डिस्कशंस जो है वो होते रहते हैं ऑफिशियल्स के बीच में, मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफिशियल्स के बीच में, ये एवरी ट्यूसडे होता है। और DGMOs के बीच में जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है हॉटलाइन के थ्रू वो रिक्वेस्ट पे होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है NSG विदाउट विंग्स फॉर 2 years। तो NSG है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये 1984 में बनाया गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स है जो टेररिज्म को टैकल करने के लिए बनाया गया है। तो ये 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे 2008 में, तभी भी इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। और उसके बाद गवर्नमेंट को ये भी समझा कि NSG फोर्सेस को वो एनी पार्ट ऑफ इंडिया पहुंचने के लिए काफी टाइम लगता है, तो इसके रीजनल हब्स होना जरूरी है और फिर रीजनल हब्स भी बनाए गए हैं। तो अब NSG के रीजनल हब्स जो है वो मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में है। तो ये स्टेप्स भी लिया गया ताकि रिस्पांस टाइम रिड्यूस किया जा सके। फिलहाल जो न्यूज है वो ये है कि जब होम मिनिस्टर ने अब रिव्यू भी किया NSG को, तो ये सामने आया है कि NSG के पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है। 2 हेलीकॉप्टर्स थी, उनमें से एक MI5 हेलीकॉप्टर्स थी, उनमें से एक क्रैश लैंड हो गई 2 साल पहले और दूसरी अनफिट है फ्लाइंग के लिए। तो अब हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है क्योंकि स्मॉल एरिया के रीजन में अगर आपको इंटरवेंशन करना है तो हेलीकॉप्टर्स क्विक एक्सेस पॉसिबल करती है। तो यहाँ पे डिमांड करे कि या तो BSF से उनको हेलीकॉप्टर्स मिल सकती है 24/7 बेसिस पे, या तो एयरफोर्स से भी उनको हेलीकॉप्टर्स मिल सकती है। तो उनको हेलीकॉप्टर्स लाना अपने कंट्रोल में लाना जरूरी है। एयरलाइन सर्विसेज वो कभी भी ले सकते, कमर्शियल एयरलाइंस की सर्विसेज भी वो यूज कर सकते, पर हेलीकॉप्टर स्मॉल एरियाज के लिए जैसे कहा गया कि क्विक एयर मोबिलिटी के लिए जरूरी है। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडियाज बायोडाइवर्सिटी रिचेस ग्रो बाय 499 स्पीशीज। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 5 जून को जो मनाया जाता है, इंडिया में 2 नई रिपोर्ट सामने लाई गई, एनिमल डिस्कवरीज 2016 बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्लांट डिस्कवरीज 2016 बाय बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें जो नई स्पीशीज अब डिस्कवर की गई है इंडिया में, एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज, वो लिस्ट आउट की गई है। तो 313 नई एनिमल स्पीशीज डिस्कवर हुई है पिछले 1 साल में और 186 नई प्लांट स्पीशीज। तो इनमें से एनिमल स्पीशीज जो है कई सारी इंसेक्ट्स है, फिश की स्पीशीज है, एम्फीबियंस, मॉथ्स, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाइज, बीटल्स, ये सब डिस्कवर की गई है। कहाँ से डिस्कवर की गई है? तो 4 मेजर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स है, वहां से ये मेजॉरिटी डिस्कवरीज हुई है। एक है हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। तो काफी डाइवर्सिटी है इंडिया में और वो अब सामने है। एनिमल स्पीशीज भी इंडिया में जो पाई जाती है अभी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, मतलब टोटल एनिमल स्पीशीज इंडिया में है अराउंड 1,06,93। तो ये है स्टेटस। और 6.42% जो ग्लोबल फौना है, फौना मींस एनिमल स्पीशीज, तो 6.242% ग्लोबल फौना इंडिया में पाया जाता है। और प्लांट स्पीशीज में जो मेजर डिस्कवरीज हुई है, तो ये 5 रीजन है जहाँ से सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हुई है। वेस्टर्न घाट्स फॉलोड बाय ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट कोस्ट। तो ये नई स्पीशीज में जो मेजर प्रोमिनेंट प्लांट स्पीशीज नहीं पाई गई है वो है वाइल्ड बल्सम्स, वाइल्ड जिंजर, ये सब न्यूज में आया था, वाइल्ड आंवला है और ये मशरूम वैरायटीज भी है। ये फ्लावर स्पीशीज है, आप देख सकते हैं, ये कोरिनेंड्रा एलिगेंस। तो ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पाया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है नेपाल चाइना इंक मेगा हाइड्रो पावर अग्रीमेंट। तो
तो नेपाल जो नेबरिंग कंट्री है, इंडिया और चाइना दोनों को नेबर करती है, और यहाँ पे काफी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो नेपाल माउंटेनियस रीजन है, काफी सारे रिवर्स फ्लो करते हैं यहाँ पे, तो वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर हाउस है, काफी सारा पोटेंशियल है। नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी काफी कम, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इंडिया ने भी काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, और काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से सोर्स भी करते, खरीदते हैं, इनसे प्रोवाइड करते हैं अपने रीजन्स को। तो यहाँ पे अब चाइना भी अपना फुटहोल्ड बना रहा है, तो चाइना ने भी काफी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सपोर्ट किए हैं। 3 स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए वो काम चल रहा है फिलहाल, उसमें से कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे और एक जो अभी फिलहाल चल रहा है कंस्ट्रक्शन, वो है 750 मेगावाट प्लांट। तो ये सब चाइना बैक कर रहा है। रिसेंटली जो अभी न्यूज है वो है कि मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये 1200 मेगावाट्स का बुद्धि गंडक की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए अग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन नेपाल एंड दिस चाइनीज कंपनी CGGC, चाइना गेजोबा ग्रुप कॉर्पोरेशन। तो इनके साथ ही ये स्मॉलर हाइड्रो पावर प्लांट्स भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो ये है, तो यहाँ पे जो रिवर्स सिस्टम है यहाँ पे, उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो फिलहाल इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी है वो लेस देन 2% है, मतलब काफी ज्यादा पोटेंशियल है पर यूज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे नेपाल में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही है, कि मोनार्की को अबॉलिश किया गया, उसके बाद माओइस्ट इंसर्जेंसी भी 2006 में खत्म हुई आफ्टर 2 years ऑफ मोनार्की एंड करने के। और अब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज करने में काफी टाइम लगा, और फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन अब फाइनलाइज हुआ है उसके अंदर फिर इलेक्शंस हो रहे हैं, हमने डिस्कस किया न्यूज में। लोकल लेवल इलेक्शंस हो गए, फिर रीजनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड इवन नेशनल लेवल इलेक्शंस नेपाल में हो गए। तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी तो नेपाल फिर अपने आप को डेवलप करने पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे वही है, इंडिया चाइना के बीच में कंपटीशन है फॉर फुटहोल्ड इन नेपाल। तो इंडिया के भी काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इंडिया सपोर्ट करके यहाँ बना रही है, काफी डिलेज के बाद अब ये फाइनली कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया विल नॉट हर्ट यूएस। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2017 में यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी से और यूएसटीआर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से ये ऑमनिबस रिपोर्ट मांगा था कि 90 डेज के अंदर ये रिपोर्ट दो कि सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस, वो कौन सी कंट्रीज के साथ है और कैसे उनको टैकल करनी है। तो ये ट्रेड डेफिसिट्स है। तो इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशंस में भी, ट्रेड इन गुड्स में आप देखें तो इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है, मतलब यूएस ट्रेड डेफिसिट है। इवन चाइना के साथ भी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है यूएस का। तो ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वो रख रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, तो वो चाहते हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो ये ट्रेड कैसे इंप्रूव किया जाए इन कंट्रीज के साथ, ये डेफिसिट को कैसे हटाया जाए, उनके लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये अब सामने हो रहा है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग शेड्यूल्ड है अब आगे। तो इसके लिए बैकग्राउंड वर्क जो डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कह रहे हैं कि इंडिया के साथ यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर यूएस का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो उसका ओनली 2.5% इंडिया के साथ है, और ये 2011 to 2015 का डेटा है। अगर चाइना का कंट्रीब्यूशन देखा जाए यूएस ट्रेड डेफिसिट में तो वो है 43.9%। तो ये है, और बाकी कंट्रीज का भी दिया गया है, जापान, जर्मनी, कनाडा, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, सबका इंडिया से ज्यादा है। तो वही वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट ना किया जाए। प्लस वो ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है इसलिए नहीं है कि मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो मार्केट एक्सेस कंप्लीट है और यूएस की काफी सारे गुड्स मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में और इजीली अवेलेबल। पर और जो इश्यूज है वो है कि वीजा रेगुलेशंस जो यूएस लगा रही है, तो वो एक कंसर्न है जो इंडिया डिस्कस करना चाहती है, जिसपे नॉन टैरिफ बैरियर्स जो यूएस लाती है ऑन इंडियन कमोडिटीज, तो उसको भी डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं। और टोटलाइजेशन अग्रीमेंट जिसको हम काफी इंडोर्स कर रहे हैं इवन विद एवरी नेशन, तो ये टोटलाइजेशन अग्रीमेंट स्पेशली यूएस के साथ इसका निगोसिएशन चल रहा है, तो ये भी ऑन एजेंडा होगा। तो टोटलाइजेशन अग्रीमेंट का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी पैक्ट होता है, कि अगर एक कंट्री के नेशनल, जैसे इंडियन नेशनल्स अगर यूएसए में वर्क कर रहे हैं तो वहां पे उनके सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस होते हैं, जैसे हम करते हैं पेंशन वगैरह के लिए, तो वो डिडक्शंस जो होते हैं इनके सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस, वो अगर वो जॉब छोड़ के अब वापस इंडिया आ गए तो वो डिडक्शंस तो उनके ट्रांसफरेबल नहीं होते इन इंडिया, तो वो हम चाहते हैं कि ये ट्रांसफरेबल हो।
तो इसके लिए प्रोविजन किया जाए। तो ये होता है टोटलाइजेशन अग्रीमेंट, क्योंकि वो डिडक्शन तो उनकी सैलरी से होते हैं लेकिन उनको मिलता रिटर्न में कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ वो लाइफ टाइम वर्क नहीं करेंगे, वापस इंडिया आ जाएंगे। तो ये एक पॉइंट हम काफी एंडोर्स करके इसके लिए अग्रीमेंट फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं टोटलाइजेशन अग्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी पर। तो ये एक पॉइंट सामने रखी जाएगी। और जो है वो है कि हम यूएस को ये भी एंडोर्स करना चाहते हैं कि यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस काफी स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट्स यूएस से काफी ज्यादा इंडिया में होता है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया टू इंडिया है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टर है जो इंडिया में, वो है चाइना सब, और उसके बाद आता है यूएस। तो सबसे ज्यादा हम जो कमोडिटीज ले रहे हैं वो यूएस से ही ले रहे हैं। तो अगर ट्रेड डेफिसिट है फिर भी यूएस के साथ ट्रेड काफी ज्यादा है, वो एम्फसाइज किया जा रहा है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कई बार रेज किए इश्यूज, जैसे कि जो हाई एंड बाइक्स होती है जैसे हार्ले डेविडसन एक्सेट्रा, तो ये बाइक्स जब इंडिया में इंपोर्ट की जाती है तो उनके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई जाती है वो डबल मतलब उनकी प्राइस डबल हो जाती है, 100% जितनी ड्यूटीज होती है तो उनका प्राइस डबल हो जाता है। तो ये इश्यूज को डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ इन्होंने इसके ऊपर बात की थी। तो अब वही है कि अब जब मीटिंग होगी तो वहां पे क्या इश्यूज रेज किए जाते हैं और क्या स्टैंड्स लिए जाते हैं वो देखेंगे। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।